हम चैप्टर 9 फ्यूचर स्किल कर रहे थे और उसमें मैंने आपको पहले आईओटी इंट्रोडक्शन दिया कि आईओटी क्या होती है, वस्तुओं का इंटरनेट। उसके बाद अभी जब तक जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी कुछ लोग और आएंगे तो उससे 2-4 मिनट उनको ज्वाइन करने देते हैं। तब तक एक सर। बार। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? भानु। भानु प्रताप बोल रहे हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही भैया। ये मैसेज कर रहे हैं फिर। हाँ हाँ, बताओ। अब आ रही है? ये आईओटी में जो सेंसर शब्द है, ये क्या होता है? सेंसर का ना, सेंसर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है ना, जो किसी चीज को सेंस करता है, सिग्नल्स को जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे किसी का टच। ये जो आप मोबाइल पे टच करते हैं, तो ये मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है, इस पे सेंसर होता है। इसके अलावा सेंसर्स जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं। ये किसी चीज को आसपास के वातावरण से सेंस करते हैं और उसके बाद उसको दूसरे सिग्नलों में बदलते हैं। जैसे स्मोक डिटेक्टर, कहीं पे आग लगी होगी तो वहां धुआं निकलेगा, तो उस धुएं को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद उसको जो है बजर बजा देगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो कई तरह के सेंसर्स होते हैं। पानी के अंदर रखे हुए सेंसर्स होते हैं जो कि पानी के प्रेशर को सेंस करते हैं। इसके अलावा डोर सेंसर्स होते हैं कि आपने दरवाजा खोला कि नहीं खोला। इसके अलावा थंब सेंसर होता है, जो अंगूठा आप लगाते हैं, जो ये आधार में अंगूठा लगा करके पैसा निकालते हैं, ये बायोमेट्रिक सेंसर्स कहलाते हैं। रेटिना स्कैनर सेंसर्स होते हैं, जो कि रेटिना, जो आंखों का पुतली होता है, उसको सेंस करते हैं। तो बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं, अलग अलग तरह के। वो किसी चीज को सेंस करते हैं। प्रिंटर में भी सेंसर लगा रहता है। सर, ये हार्डवेयर होता है कि ये सॉफ्टवेयर? एक तरह का हार्डवेयर होता है सेंसर, बाजार में मिलता है। इसके अलावा जो टीवी होती है उसमें भी सेंसर लगा रहता है। आप जो रिमोट से बटन प्रेस करते हैं ना, तो वो आप उसके अंदर से इंफ्रारेड सिग्नल निकलता है, और वो इंफ्रारेड सिग्नल जो आपके टीवी के आगे सेंसर लगा रहता है उसके ऊपर पड़ता है, सेंसर सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इस तरह के ओके सर। ना दिखाई देने वाले सिग्नलों को वातावरण से कलेक्ट करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको सेंसर कहते हैं। अलग अलग सेंसर अलग अलग डिवाइसेस में लगे होते हैं। ठीक है, उसको जब आप आईओटी में पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह के सेंसर्स होते हैं। आईओटी ओके में सर। सेंसर्स बहुत होते हैं, उनका आप स्टडी करने के लिए मिलेगा किस तरह के सेंसर्स होते हैं। हम लोगों ने बिग डेटा टेक्नोलॉजी, जब तक सब लोग लॉगिन कर रहे हैं तब तक एक बार रिव्यू कर लेते हैं पीछे क्या क्या पढ़ चुके हैं। बिग डेटा पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बिग डेटा की खासियत बताई थी कि बिग डेटा में वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी होती है। इसके बाद बिग डेटा कहाँ इस्तेमाल होता है? पिछली बार हमने क्लाउड कंप्यूटिंग करी थी, कि क्लाउड एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि रिमोट से, दूर से बैठ करके एक्सेस करते हैं। क्लाउड एक्चुअली इंटरनेट को कहा जाता है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्लाउड भी होता है। और इस क्लाउड पे जो कंप्यूटर रखे हैं उनकी अवेलेबिलिटी चूंकि हमेशा होती है और रिमोट एरिया से उनको एक्सेस कर लिया जाता है, तो यूजर को, जो घर में बैठा हुआ यूजर है, उसको भी क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर करने की और अपनी एप्लीकेशंस को, अपने अपने किसी प्लेटफॉर्म को स्टोर करने की सुविधा देता है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत तेजी से जो है वो पैर पसार रहा है आईटी टेक्नोलॉजी में। और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लगा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन जिन पे उन्होंने करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस बना के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। तो ये और अन्य तरीकों से भी पैसा कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनकी कंपनी का नाम जो है, नाम के साथ साथ इनकी कंपनी का बिजनेस बढ़े। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक नई फील्ड है जिसका फायदा उठा करके ये कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उधार देंगी। जैसे आपको भी ये बात पता है, जिनके पास शहर में रहने के लिए घर नहीं होता, वो किराए पे घर ले लेते हैं। ये क्लाउड कुछ इसी तरह का है। आपको इंटरनेट सर्वर में जगह मिल जाएगी, उसमें आप जो चाहे वो सर्विस लॉन्च करके रख सकते हैं, अपनी सर्विस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको क्लाउड कहते हैं। आपको पिछली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक हमने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके थे हम। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, ये इस बारे में बात की जा रही थी। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में
एक रिव्यू भी ले लेते हैं। ब्लॉकचेन जो है वो सातोशी नाकामोटो ने जापान में 2008 में बनाई थी, और ये एक ऐसा लेजर होता है जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन को सेव करके सुरक्षित करके ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स माने टुकड़े, इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को, ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन हो रहा है, व्यापारिक लेन देन हो रहा है, उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उसके बाद उसको एक चेन में उन ब्लॉक्स को सेव करके रख लिया जाता है चेन में, और उस चेन को फिर सुरक्षित करके ब्लॉक्स की डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है। ये ब्लॉकचेन की एक डेटाबेस होती है, और डेटाबेस इंस्टॉल करके उसके अंदर वो जानकारी कई कंप्यूटरों में बिखर जाती है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क के अंदर ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर अपने कंज्यूमर का, जिसने भी ब्लॉकचेन लिया हो, उसका डेटा स्टोर करके रख लेता है, और वो डेटा कई कंप्यूटरों में बिखर जाता है, एक कंप्यूटर में नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है पूरा, और इसमें कोई भी एक ट्रांजेक्शन हुआ तो वो एक कंप्यूटर में नहीं रहता है, उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के कई कंप्यूटरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जब कभी भी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, उसको चोरी कर पाना, यानी उसको हैकिंग करना, उसके अंदर जानकारी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी हैकर के लिए उस ब्लॉकचेन नेटवर्क को तोड़ना लगभग नामुमकिन रहता है। इसलिए ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो जिसमें कि बैंक और कई सरकारी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां होंगी वो अब ब्लॉकचेन में रखा जाएगा। ये अभी प्रस्ताव है भारत में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी पूरी तरह से, अभी एक तो संसद में क्रिप्टो करेंसी का बिल पास होना बाकी है। अगर वो बिल पास हो जाएगा संसद में तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन भी इंडिया में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो काला बाजारी बहुत बढ़ जाएगी, लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा करके रख लेंगे, और जो ये कैश जो घर पे रख मिलता रहता है लोगों का, इससे ये लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद लेंगे, और उसके बाद आराम से अपना काम करते रहेंगे, स्विस बैंकों में पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे। वो स्विस बैंक में गए और वहां अकाउंट खुलवा लिया, और क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि वहां क्रिप्टो करेंसी चलती है स्विट्जरलैंड में, बाकी के कंट्रीज में चलती है, यहाँ नहीं चलती है, तो पैसा जो है उसका हवाला से और शेयर मार्केट से सब कुछ वो बिटकॉइन से खरीदने लगेंगे, और तब उसके ऊपर कंट्रोल सरकार का नहीं रहेगा। तो ये भी इसका जो है एक जो है ड्रॉबैक आ रहा है। लेकिन बाकी कंट्रीज में जिस हिसाब से ये डिजिटल करेंसी चल रही है, उस हिसाब से देखते हुए आने वाले समय में ये इसको करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ब्लॉकचेन से क्या क्या, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज, सप्लाई चेन, इन सब का डेटा जो है ब्लॉकचेन से सुरक्षित करके रखा जा सकता है। आज हम लोग करेंगे 3D प्रिंटिंग। ये पिछली स्लाइड का टॉपिक था जो कि पिछली बार हमने यहां तक किया था। अभी आज की जो सीरीज है उसमें 3D प्रिंटिंग, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उसको उसका टॉपिक है आज 3D प्रिंटिंग क्या होती है। देखिए 3D प्रिंटिंग जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिंटिंग कहलाती है, और ये त्रिआयामी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक तो दो चीजें बनाई जाती हैं। एक तो मशीनों के पार्ट्स वगैरह हो गए, जो मशीनों के पार्ट्स हो गए, इंजन के पार्ट्स हो गए, जिसमें कैड एप्लीकेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का सहारा लेकर के एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके जरिए इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी ग्राफिकल डिजाइनिंग करने वाला, जब जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और D, तो ये 3D काट करके, किसी ब्लॉक को काट करके ये बनाया है। ये रोबोट है, इसको इंडस्ट्रियल रोबोट कहते हैं, और ये प्रिंटिंग रोबोट होता है, प्रिंटिंग करने का काम करता है। ये कटाई करने का काम, शार्पनेस देखिए इसकी ये तय कर रहा है। ये घूमता है, ब्रशिंग, कलरिंग वगैरह सब कर सकता है। इसमें अलग अलग जो है वो इस तरह के पॉइंटर लगाए जाते हैं, और ये वो काम करना, डिजाइन करना शुरू कर देता है, और उसको फटाक से बना करके आपके लिए दे देता है। तो 3D प्रिंटिंग जो होती है ये एक ऐसी प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है जिसके जरिए इट इज मेकिंग ऑफ 3D इमेजेस विद द हेल्प ऑफ ए 3D प्रिंटर। इसमें एक त्रिआयामी 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। 3D प्रिंटर जो है वो बड़ी, जहाँ पे डिजाइनिंग का काम होता है बड़े बड़े स्तर पे, ये 3D प्रिंटिंग जो है वो कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर या प्रिंटिंग करने वाले नहीं यूज करते। 3D प्रिंटर जो है कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 3D प्रिंटर जो है वो कैसे होते हैं।
ये देखिए, ये है 3D प्रिंटर्स, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक 3D प्रिंटर है, और ये देखिए इसमें इसने ये इस तरह की डिजाइनिंग करने का काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक 3D प्रिंटर है। इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स को बनाना, इनको डिजाइन करना, ये देखिए ये डिजाइन कर रहा है इसको, कलरिंग करना, डिजाइनिंग करना, इस तरह का काम ये करते रहते हैं। फटाफट चीजें बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके फटाक से खुद ही पेंटिंग वगैरह भी कर देंगे, डिजाइन करेंगे। आप बनाएंगे डिजाइन को, ये देखिए डिजाइन बना रहा है, और डिजाइन बनाने के बाद इसको कलरिंग वगैरह भी कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से आप 3D प्रिंटिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कितनी सही तरीके से ये किसी भी चीज को, ग्लास वगैरह बनाने का काम, इस तरह के सब कुछ कंप्यूटर के जरिए, ये पहले इस डिजाइन को कंप्यूटर पे उतारा जाता है, और कंप्यूटर पे उतारने के बाद उसको सेव करके एक फाइल में सेव कर लिया जाता है। सेव करने के बाद इस रोबोट प्रिंटर को, ये रोबोट प्रिंटर होता है, इस रोबोट प्रिंटर की मदद से उसको डिजाइन किया जाता है। फटाफट ये चीजों को काटता है, काटने के बाद आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये इस तरह की चीजें बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और डिजाइनिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। काफी महंगा प्रिंटर होता है, और आप डिजाइन पहले कैड एप्लीकेशन से डिजाइन बनाइए, और उसके बाद इसको दे दीजिए, ये फटाफट, ये देखिए ये यहाँ पे कुछ डिजाइन कर रहा है इन ब्लॉक्स को काट करके, ऐसे करके ये काम करता है। काफी महंगा प्रिंटर होता है ये। और ये देखिए ये मास्क बना रहा है चेहरे का, इस तरह का भी काम ही कर सकता है। ये बहुत ही एडवांस डमी बनाने के लिए यूज कर रहा है। जो आप देखते हैं दुकान पे डमी रहते हैं ना, वो पुतले खड़े रहते हैं जिनको कपड़ा पहना करके रखा जाता है, उन डमीज को बनाने के लिए भी इस 3D प्रिंटर को यूज करते हैं। ऐसे करके कोई भी डिजाइन, अब क्योंकि डिजाइन को कंप्यूटर से बनाया गया है और हाथ से कुछ बनना नहीं है, तो ये मशीन जो है वो फटाफट उस डमी को तैयार करके रख देती है। काटाई का काम, डिजाइनिंग का काम, कलरिंग वगैरह का काम सब कुछ कर सकता है ये। इसको 3D प्रिंटर कहते हैं, और इसके द्वारा की जाने वाली प्रिंटिंग कहलाती है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटर एक तरह का इंडस्ट्रियल रोबोट होता है, और उसकी मदद से एकदम सही आकार में, अब अगर ये बनाना होता हाथ से, मान लीजिए किसी कलाकार को कहा जाए इसको बनाइए, मान लीजिए ये लकड़ी का है, तो एक लकड़ी का गुटका देने के बाद कहा जाए इसको बनाइए, तो वो इसको बनाने में जाने कितना समय लगा देगा, इसको बनाना आसान नहीं है। लेकिन यही इंडस्ट्रियल रोबोट इसको काट करके करीब 1 घंटे के अंदर पे, 1 घंटे से भी कम समय में इसको फटाफट बना करके तैयार करके दे देगा, क्योंकि वो सारी कटाई का काम और ये सब बनाने का काम, डिजाइनिंग करने का काम, सब कुछ फटाफट खुद करता है, मशीन खुद कटाई करेगी। तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर इस वक्त की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक इंडस्ट्रियल रोबोट जो है, पहले आप डिजाइन करिए और रोबोट से जो है प्रिंट करवा लीजिए। तो वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है ये? स्टार्ट विद मेकिंग ए वर्चुअल डिजाइन। सबसे पहले इसमें इस डिजाइन को कंप्यूटर पे, एक कैड एप्लीकेशन होती है जिसको, जैसे कि ऑटो कैड हो गई, ऑटो कैड, और इसी तरह की कैड कैम एप्लीकेशन होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 2 प्रकार की एप्लीकेशन इसमें इस्तेमाल की जाती है 3D प्रिंटिंग में। कैड, जिसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहा जाता है, और कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये 2 एप्लीकेशंस को इंजीनियरिंग में और नक्शे को बनाने के लिए, इन दोनों को इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो कैड और कैम एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है इस तरह के। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये कैड एप्लीकेशन है, इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर फ्री कैड एप्लीकेशन लेना चाहते हैं आप। और अगर आप ऑटो कैड जैसी कैड एप्लीकेशन लेना चाहते हैं तो वो काफी महंगी होती है, आप ओपन सोर्स कैड भी ले सकते हैं। उसमें डिजाइन बनाइए
और डिजाइन बनाने के लिए आपको जो है अच्छा डिजाइनर होना पड़ेगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स वगैरह, आपकी आर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको लाइनों लकीरों ग्राफिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना, तो आप एक अच्छे डिजाइनर हैं अगर, तो इस कैड एप्लीकेशन से आप इसको डिजाइन कर लेंगे। या फिर ये जो 3D प्रिंटिंग लिखा है इसको 3D यहाँ पे डिजाइन करेंगे। और डिजाइन करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग में, तो सबसे पहले एक वर्चुअल डिजाइन तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्ट यू वांट टू क्रिएट, सबसे पहले उसको कंप्यूटर कैड एप्लीकेशन में तैयार करिए। जब ये कैड एप्लीकेशन में तैयार हो जाएगी तो कैड एप्लीकेशन में जब आप इसको सेव करेंगे तो एक स्टिल फाइल, STL फाइल, जिसको स्टिल फाइल कहते हैं, वो बनती है। द स्टिल फाइल नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर स्लाइसर। उसके बाद इसको जब ये सेव कर लेंगे आप तो एक स्टिल फाइल बनेगी। इस STL फाइल को ये जो रोबोट है, इस रोबोट का जो सॉफ्टवेयर होता है, ये रोबोट प्रोग्राम इनका भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें इस स्टिल फाइल को खोलेंगे। बाय द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर द फाइल नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर स्लाइसर। इसके सॉफ्टवेयर सर को, हेलो सर, ये कैड एप्लीकेशन को ही यूज करके बनाएंगे तभी प्रिंट करेगा? हाँ, ये इंडस्ट्रियल रोबोट जो है वो एक्चुअली में इस तरह की डिजाइनिंग को कैड कहा जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, क्योंकि इसको प्रिंट करने के लिए साधारण प्रिंटर नहीं, अब ये साधारण प्रिंटर से ये थोड़ी ना बन पाएगा, है ना, ये नहीं, वाला प्रिंटर लगाएंगे। अदर एप्लीकेशन से अगर कुछ डिजाइन कर रहे हैं तो वो प्रिंट नहीं होगा? नहीं, आप अगर इस तरह का प्रिंटर जो है वो कई तरह के होते हैं, आपको कौन सी प्रिंटिंग करनी है, अगर आपको 3D प्रिंटिंग करनी है तो आपको 3D प्रिंटर लगाना पड़ेगा कि नहीं। दो तरह की प्रिंटिंग होती है, एक जो सिंपल ऑफिस में आपने एक रेज्यूम लिया, उस रेज्यूम को आपने बनाया, तो उसके लिए कोई कैड एप्लीकेशन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। कैड एप्लीकेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे इस तरह के त्रिआयामी चित्र बनाए जाते हैं। ये आप डिजाइन देख रहे हैं ना, तो ये अब सिंपल एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई सिंपल चित्र नहीं है, इसको जो है केवल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन कैड एप्लीकेशन से डिजाइन किया जा सकता है। इसके लिए फोटोशॉप और ये सब नहीं चलेगा, इसके लिए ऑटो कैड आती है। इस तरह जैसे कि किसी घर का नक्शा बनाना हो या किसी गाड़ी के इंजन का पार्ट्स बनाने हैं, तो उनकी एप्लीकेशन दूसरी होती है, उसको आप कोई कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप से नहीं बना सकते हैं, उसका अलग काम करने का तरीका होता है। और उसके अंदर जो गाड़ी में लगने वाले पुर्जे हैं उनको डिजाइन करना है, तो वो इनसे थोड़ी ना बनते हैं, वो कैड एप्लीकेशन से ही बनाए जा सकते हैं। तो उससे जो प्रिंट आउट निकालेंगे आप, वो प्रिंट आउट, अगर आप इस तरह की कोई चीज प्रिंट आउट निकालनी है, तो अगर आप उसको सिंपल से निकाल देंगे तो वो सिंपल तरह से दिखेगी, वो एक्चुअली में ये जो इस तरह की, अब देखिए इसके अंदर का जो इनर पार्ट है वो भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से मुझे प्रिंट निकालनी है और इस तरह का कोई डिजाइन मुझे बनाना है, तो मुझे उसके लिए केवल इसी टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो बिना 3D प्रिंटर की मदद से नहीं निकलेगा। डिपेंड करता है आप किस तरह का आउटपुट चाहते हैं, प्रिंटर तो उसी तरह का लिया जाता है ना जिस तरह का आउटपुट आप चाहते हैं। आप सिंपल आउटपुट चाहते हैं तो सिंपल प्रिंटर निकाल लीजिए, उससे वो सिंपल प्रिंट आउट निकलेगा, उसमें वो बात नहीं होगी। इसलिए तो हमने बनाने के बाद, इस तरह के डिजाइन को बनाने के बाद, उसको अपने स्लाइसर को, जो कि ये रोबोट प्रिंटर होता है उसके प्रोग्राम को स्लाइसर कहते हैं, उसको दे दिया जाता है। अब जो स्लाइसर होता है वो कन्वर्ट्स द मॉडल इनटू अ सीरीज ऑफ थिन लेयर, वो इसकी थिन लेयर्स, इसकी लेयर काटना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए ये बनाना था, तो ये मान लीजिए ये प्लास्टिक के ब्लॉक से बना है, तो पहले प्लास्टिक के ब्लॉक्स में इसकी लेयर बनाने का काम वो शुरू करेगा, एक एक कटाई शुरू करेगा। कटाई शुरू करने के बाद जब वो थिन लेयर बना देगा तो उसकी जी कोड फाइल बन जाएगी, उस जी कोड फाइल को ये प्रिंट करने लगेगा प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर से। अब देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ चित्र में 3D प्रिंटर्स के चित्र में हमने यहाँ पे 3D प्रिंटर खोल रखे हैं। आप देखिए कि इसने यही जो चित्र मैंने आपको दिखाया, इन्होंने इस चित्र को यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, ये देखिए ये यही वाला प्रिंटर है, बस जरा अलग तरीके से ये दिखा रहा है, लेकिन ऐसी प्रिंट आउट निकालेगा। अब ऐसा प्रिंट आउट आप साधारण प्रिंटर से थोड़ी ना निकाल पाएंगे, इसके लिए तो इसी तरह का प्रिंटर चाहिए होगा ना। दिख रहा है व्हाट कैन 3D प्रिंटिंग बी यूज्ड फॉर, हियर आर 10 अमेजिंग एग्जांपल्स। इस तरह की प्रिंटिंग क्वालिटी निकालने के लिए मुझे इस प्रिंटर की और इसके स्लाइसर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। अब ये शीट कटिंग करके इसने फटाक से ये बना करके रख दिया इसके ऊपर, तो इसने कुछ काटा पीटा होगा तब जाकर के ये बनाए।
उसकी फाइल बनाने के बाद, मॉडल बनाने के बाद, लेयर बनाने के बाद उसको जो है प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर को दे दिया जाएगा। देखिए इसको ब्लू कलर जो दिया है, पहले इसको काटा होगा, काटने के बाद ये व्हाइट कलर का होगा, उसके बाद इसके अंदर प्रिंटिंग करी होगी उसने। ये सारे काम जो है वो इसमें बिना एक भी ह्यूमन हैंड नहीं टच किया होगा, एक भी इंसान ने हाथ नहीं लगाया होगा, सारा हाथ इसी कंप्यूटर का होगा और उसने जो है वो इसको फटाफट बना करके तैयार कर दिया। तो इस तरह की जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। एक्चुअली में जो ये प्रिंट आउट निकलेगा ये बहुत कॉस्टली भी होगा। एक कागज पे निकलने वाला, ऑफिस में कागज के ऊपर निकलने वाला प्रिंट आउट और इस प्रिंट आउट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज मच मोर कॉस्टलियर कंपेयर टू ऑर्डिनरी प्रिंट आउट्स। ऑर्डिनरी प्रिंट आउट्स जैसे नहीं होंगे। तो इनको पहले क्या किया जाता है, कैड एप्लीकेशन से बनाया जाता है, उसके बाद स्लाइसर को दिया जाता है, स्लाइसर थिन लेयर्स बनाता है और थिन लेयर बनाने के बाद उसकी जी कोड फाइल बनाता है और उसके बाद उसको कलरिंग वगैरह करने का वो सारा काम इस स्लाइसर एप्लीकेशन के अंदर होता है, जो इस इंडस्ट्रियल रोबोट का प्रिंटर ड्राइवर होता है। तो इसका प्रिंटर के अंदर जो प्रोग्राम स्लाइसर के नाम से फेमस होता है, वो स्लाइसर स्लाइसिंग करता है, कटाई वटाई का काम करता है और प्रिंटिंग भी कर देता है आपको। एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, देखिए मेडिकल इम्प्लांट्स, जो मेडिकल के जैसे दांत बनाने वाले होते हैं ना, जो दांत बनाए जाते हैं, नकली दांत बनाने का काम जो होता है उसमें, इसको मेडिकल इम्प्लांट्स कहते हैं। 3D प्रिंटर्स कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेस। कई प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस, जो ये डुप्लीकेट हाथ होते हैं, जिन लोगों के हाथ कट जाते हैं उनके लिए डुप्लीकेट हाथ वगैरह बनाने का काम, और पैर वगैरह जो डुप्लीकेट बनते हैं, कुछ लोगों के पैर जो है पूरे कट जाते हैं तो उनके लिए जो है वो नकली पैर आते हैं, उनको लगा दिया जाता है। तो इस तरह के जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं उनमें इनको बहुत यूज किया जाता है, इनको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग के लिए। मेकिंग ऑफ टॉयज एंड ज्वेलरी, इसको टॉयज बनाने के लिए और ज्वेलरीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्किटेक्चरल मॉडल, आर्किटेक्चरल मॉडल का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का जो है वो छोटा डिजाइन बनाना, छोटे छोटे डिजाइन बनाना। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको इंटरनेट पे दिखाया कि कई तरह के डिजाइन ये बना रहा है। तो इस तरह के जो डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, इस तरह के डिजाइन बनाना, इस तरह के डिजाइन बनाना, ये इस तरह के कामों को करने में ये बहुत माहिर होता है। ये देखिए अलग अलग तरह के डिजाइन बना रहा है। अब ये डिजाइन हाथ से डिजाइन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और जल्दी भी बनाना है हमको फटाफट। तो ये इतनी एक्यूरेसी जो है वो हाथों में नहीं आती है, इतनी एक्यूरेसी इन मशीनों के जरिए ही पैदा की जा सकती है। इसके अलावा जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं उनमें भी मेडिकल जो मैंने बताया ना, नकली हाथ और नकली पैर वगैरह बनाना, उसमें भी बहुत एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो मेडिकल की फील्ड में भी इसका बहुत योगदान है, जिससे ये आर्किटेक्चरल मॉडल्स वगैरह बनाना, किसी बिल्डिंग का मॉडल वगैरह बना करके देना। मान लीजिए कोई आइकनिक बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, तो उसका मॉडल एक तैयार करना है तो इसी के जरिए बनवाया जाएगा। कंप्यूटर में उसका सारा डेटा फीड कर दिया जाएगा। तो चूंकि जो है वो कोई हाथ से बना नहीं सकता, इस तरह के बड़े बड़े एफिल टावर का जो है वो कोई पीस, मास्टर पीस बना करके अपने घर में रखना चाहता है, तो ये लोग जो है इससे बनवाते हैं इसको। 3D प्रिंटिंग में प्रोसेस क्या होता है, वैट फोटो पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं, मटेरियल जेटिंग, जेटिंग मतलब मटेरियल के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो जेट से होती है, एक खास तरह का जो है वो इंक छिड़कने वाला एयर प्रेशर रहता है, जैसे कि इंकजेट रहता है, वो इंकजेट मटेरियल से इसके ऊपर इसको सफाई करने का काम भी उसी से होता है और कलरिंग करने का। बाइंडर जेटिंग यूज की जाती है, पाउडर बेड फ्यूजन, मटेरियल एक्सट्रूजन किया जाता है और शीट लैमिनेशन, इस तरह के काम इसमें किए जाते हैं 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में। बाइंडर करने का, बाइंडिंग वगैरह, इनकी आपस में लेयर को भी आपस में जोड़ा जाता है, तो बहुत सारे काम इसमें किए जाते हैं। तो इनका एप्लीकेशन एरिया काफी बड़ा है और ये ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग करने के लिए 3D यूज करते हैं हम लोग। तो ये एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर जो है हर जगह, ये प्रिंटर हर जगह नहीं लगा होता, ये केवल इसी तरह के, क्योंकि ये प्रिंटर है होता है बहुत महंगा और इससे प्रिंट आउट भी निकलते हैं बहुत ही चॉइस वाले, तो इसीलिए इसका लिमिटेड एरिया है, केवल लिमिटेड एरिया में इसको यूज किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको आरपीए कहते हैं। अगला है रोबोट से, रोबोट आरपीए
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान के लेबर इंटेंसिव जो काम है, मतलब ऐसे काम जिनको मजदूरों की सहायता से किया जाता है, उनकी जगह उस कामों को मशीनों के द्वारा, रोबोट मशीनों के द्वारा करने के प्रोसेस को, क्योंकि रोबोट जो है वो इंसान के एकदम बहुत ही करीब होता है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर डाला जाता है और ये ह्यूमन कार्यों की नकल कर लेते हैं। वो सारे काम जो इंसान करता था, वो सारे काम इस तरह की रोबोट मशीन इंडस्ट्रीज में करेंगे। किसी भी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आरपीए अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑटोमेट टास्क। आरपीए की मदद से कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंसानों के द्वारा किए जाने वाले काम को ऑटोमेट कर सकती हैं। ऑटोमेट करना मतलब स्वचालन करना, उनका खुद ही वो अपने आप होने लगे। RPA used for automation of workflow, infrastructure, back office process which are labor intensive. इन RPA के काम से, इस रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के जरिए वो जितने काम जो कि लेबर इंटेंसिव होते हैं, जहां पे मजदूरों की या कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक ऑफिस में होने वाले काम, किसी ऑफिस के बैक में कंप्यूटर में टाइपिंग करना, पेपर्स की कटिंग करना, और भी कई तरह के, हर एक कंपनी में अलग अलग तरह का बैक ऑफिस ऑपरेशन होता है। तो वो सारे बैक ऑफिस में होने वाले कामों को, इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही हो या फिर कोई पुल बन रहा हो, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम, वहां पे भी मजदूरों की जरूरत पड़ती है। बैक ऑफिस प्रोसेस को करने के लिए भी बहुत सारे जो है लेबर इंटेंसिव कामों की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना इन सारे कामों को इन मशीनों से करवाया जाए। तो ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए के जरिए ये काम रोबोट से करवाए जाएंगे। मेन गोल्स और मेन एडवांटेजेस ऑफ आरपीए क्या है? विद आरपीए कंपनी कैन डिप्लॉय वर्चुअल वर्कर। इस आरपीए की मदद से, यानी रोबोट्स की मदद से, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से वर्चुअल वर्कर तैयार किए जा सकते हैं जो कि ह्यूमन नहीं होंगे, हु मिमिक ह्यूमन वर्कर्स, जो कि इंसानी कामों को करने वाले लेबरों की नकल करेंगे। तो किसी फैक्ट्री में इस तरह के लेबर लगा दिए गए रोबोट्स, और उन रोबोट्स को इंसानों के कामों को करने के लिए लगा दिया। वो सामान उठा रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर उठा रहे हैं, खुद ही ये रोबोट मशीन एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं और एक्यूरेटली रख रहे हैं। तो पूरे जो इंसान उनको हाथों से उठाते थे वो रोबोट करेंगे। इन केस ऑफ चेंज इन द प्रोसेस, से क्या फायदा है अगर आप सारा काम इन तरह की रोबोट मशीनों से कराते हैं? तो अगर आप जरा सा भी चेंज अपनी, क्योंकि ये सारे रोबोट्स तो जो है वो कंप्यूटर कोड से रन होते हैं, इनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है। तो इनके किसी भी प्रोग्राम में अगर आप जरा सा भी चेंज कर देंगे, मान लीजिए आपने अपनी इंडस्ट्री में काम करने का तरीका बदला, कोई नया प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पहले कुछ और बनाते थे, अब कुछ और बनाने लगे अचानक, तो आपको अपने कर्मचारियों को, मान लीजिए एक कंपनी में 1000 कर्मचारी हैं, तो उनको नए प्रोडक्ट्स की और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की 1000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जबकि इस रोबोट को अगर आपने उसकी जगह लगाया है, तो बस केवल उस रोबोट के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही सस्ता प्रोसेस है। 1000 लोगों को, 1000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल काम है, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होगा। सो इन केस ए चेंज इन द प्रोसेस, ए चेंज इन ए फ्यू लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर कोड इज फास्टर एंड चीपर देन रिट्रेनिंग हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन एम्प्लॉइज। कह रहा है कि अगर आपने अपने कंपनी के प्रोसेस में जरा सा भी चेंज किया, तो आपको इन आरपीए प्रोसेस में कुछ ही लाइनों का सॉफ्टवेयर कोड लिखना पड़ेगा, और जो कि फास्टर होगा, चेंज वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। आपने कुछ भी चेंज किया, कुछ भी अपने काम, कंपनी के काम करने में चेंज किया, तो आपको बस सॉफ्टवेयर कोड को बदलना है, और नया कोड सीखते ही ये मशीन नए कामों को तुरंत समझ जाएगी। लेकिन वहां अगर हंड्रेड्स ऑफ कर्मचारी हैं, तो उनको ट्रेन करने में, रिट्रेनिंग करने में बहुत समय लगेगा। तो इंसानों को ट्रेनिंग देने में ज्यादा समय लगता है, और मशीन को, रोबोट मशीन को ट्रेनिंग देने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो तो कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए चल रही है। उसके कंप्यूटर प्रोग्राम में जरा सा भी, चिप के प्रोग्राम में जरा सा भी चेंज करेंगे, वो दूसरे तरह की कोडिंग, दूसरे तरह के काम करने को समझने लायक हो जाएगी। ह्यूमन वर्कर्स कैन वर्क एवरेज 8 आवर्स। अगर आप इस तरह के रोबोट्स को इन कामों में लगाएंगे, तो एक इंसानों की मदद से केवल आप 8 घंटे एक इंसान से काम ले सकते हैं। लेकिन रोबोट्स कैन वर्क 24 आवर्स विदाउट टायर्डनेस। बिना थके एक रोबोट से आप 24 घंटे काम ले सकते हैं।
तो अगर आप पहले किसी कर्मचारी से केवल 8 ही घंटे या 10 ही घंटे की शिफ्ट में काम करा सकते थे, लेकिन आपने इस आरपीए रोबोट को खरीदा है और इससे काम करवा रहे हैं, तो 24 घंटे, अब आपकी 24 घंटे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जिससे आपकी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो दुगना तिगना बढ़ सकता है। जनरल यूज ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, देखिए इसका क्या फायदा है अगर आप इसको सामान्य यूज करेंगे। तो पहला फायदा है इम्यूलेट्स ह्यूमन एक्शन, नकल कर सकता है ये, इम्यूलेट ह्यूमन एग्जीक्यूशन ऑफ द रिपीटेटिव प्रोसेस, ये एकदम वैसे ही नकल कर सकता है जैसे इंसान किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। कंडक्ट्स हाई वॉल्यूम रिपीटेड टास्क, बहुत ज्यादा मात्रा में रिपीट होने वाले कामों को फटाफट कर लेगा। आप इससे कोई भी काम जो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे एंट्री करना, कॉपी करना, पेस्टिंग का काम, कॉपी पेस्टिंग करने का काम, बोतल में लेबल लगाने का काम, कोका कोला की बोतल, मान लीजिए कोका कोला का प्लांट है और उसमें कोका कोला की बोतल के ऊपर जो है कोका कोला का लेबल लगाना है, तो अगर हम 1000 एक दिन में जो है 10-10, 20-20, 50-50 लाख बोतल के ऊपर लेबल लगाने का काम है, तो उसको इतने सारे इंसान एक साथ इतनी सारी करोड़ों लेबल, करोड़ों मिलियंस ऑफ बोटल्स के ऊपर जो है वो लेबल नहीं लगाएंगे तो बहुत एक्यूरेट इनएक्यूरेट लगा देंगे। उसके बाद हमको बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम आरपीए रोबोट को यूज करेंगे तो वो फटाफट कॉपी पेस्ट कर देगा, उनको जो भी काम होगा, एंट्री करने का काम, डेटा एंट्री करने का काम अगर रोबोट से कराने लगेंगे तो वो फटाफट एंट्री करेगा, कॉपी करेगा, पेस्ट कर लेगा। इस तरह के कामों को जो बार बार ज्यादा मात्रा में रिपीट करने होते हैं वो इनसे बहुत अच्छी तरह से करवाए जा सकते हैं। परफॉर्म मल्टीपल टास्क, एक रोबोट से आप कई काम करवाए जा सकते हैं। मल्टीपल सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन वैलिडेशन और ऑडिटिंग में लगाया जा सकता है इनको। वैलिडेट डेटा बाय क्रॉस वेरिफिकेशन, ये किसी भी डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में। और क्वालिटी एश्योरेंस, इनके द्वारा क्वालिटी, जो काम की क्वालिटी होगी वो बहुत ही एश्योर्ड होगी। इट कैन बी बेनिफिशियल टू क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, जहां पे क्वालिटी, हाई लेवल ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करके रखना हो डेटा के बीच में, विच कवर्स रिग्रेशन टेस्टिंग एंड ऑटोमेटिंग कस्टमर यूज सिनेरियोज, जहां पे कस्टमर से संबंधित सिनेरियोज में आपको जो है क्वालिटी बरकरार रखनी हो, तो इन मशीनों को ज्यादा बेटर तरीके से इंसान की जगह पे लगा लीजिए। ये मशीनें जो है इंसान से ज्यादा बेहतर काम करेंगी और क्वालिटी एश्योरेंस भी देंगी। इन मशीनों के द्वारा चेक किया हुआ सामान जो है वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आए, क्योंकि मशीन चेक कर रही है, इंसान नहीं। तो जनरल आरपीए बहुत तेजी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की नीड बनता जा रहा है। जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, आप डिस्कवरी चैनल में देखते होंगे, मेगा फैक्ट्री नाम का एक प्रोग्राम आता है। उस मेगा फैक्ट्रीज में फैक्ट्री का होने वाला सारा काम लगभग ये मशीनें कर रही हैं। तो ये मशीनें जो है ही रोबोट्स हैं और ये सही गलत को पहचान करती हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वो कंपनी बढ़ा लेती है, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़िया होता है। एप्लीकेशन ऑफ आरपीएस कहाँ इस्तेमाल हो रही है? हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रही है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन और बिलिंग करता है। ह्यूमन रिसोर्स में एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और पेरोल मतलब सैलरी वगैरह बनाने का काम, हायरिंग, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बनाने का काम, शॉर्ट लिस्ट कर सकता है किसी कैंडिडेट को। इंश्योरेंस सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोसेसिंग एंड क्लियरेंस प्रीमियम की इंफॉर्मेशन दे सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में सर्विस ऑर्डर मैनेजमेंट और क्वालिटी रिपोर्टिंग कर सकता है। ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक में टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है, पैसेंजर की डिटेल निकाली जा सकती है और अकाउंटिंग करने का काम जनरल कराया जा सकता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए, फ्रॉड क्लेम्स करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर में एड्रेस और लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यू प्रोसेसिंग, अकाउंट सेटअप एंड कम्युनिकेशन करने के लिए। इन सारी मशीनों को कंप्यूटराइज करके ऐसी जगहों पे बैठाया जा सकता है जहां पे ये बहुत तेजी से 100% क्वालिटी एश्योरेंस का काम करेंगे। कोई भी गलती नहीं होगी इनसे। इंसानों को इस जगह बैठाने, अब आजकल जितने भी जगह हैं वहां पे सारी जगहों पे ये रोबोटिक प्रोसेस कर दिया गया है। आप जब किसी कॉल सेंटर पे कॉल लगाते हैं तो आप वहां पाएंगे कोई इंसान नहीं उठाता, वो एक मशीन रहती है, आंसरिंग मशीन। तो ये आंसरिंग मशीन्स जो है ये सब रोबोटिक है। ये कहती है कि एक बटन दबाइए तो ये होगा, 2 बटन दबाइए तो ये होगा, 3 बटन दबाइए तो ऐसा होगा, हिंदी में सुनने के लिए बताइए। तो आपको लगता है कि वो इंसान है कोई? वो एक आरपीए प्रोग्राम है और उसका काम ही ये है
कि जितनी बार आप उस पर कॉल लगाएंगे वो कहेगा 1 नंबर का बटन दबाइए, तब इस पे जाइए, 2 नंबर का बटन दबाइए। आरपीए एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है, इन दोनों को मिला करके पूरा ये प्रोसेस होता है। अब हर जगह पे आप हेल्थ केयर में जाएंगे, वहां पे इस तरह का काम हो रहा होगा, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी में इस तरह का काम कर रहा होगा, आप बिजली का बिल जमा करने के लिए ऑनलाइन कोई क्वेरी करने के लिए जाएंगे, वो कहेगा कि आपको जो है आप पहले ये वाला बटन दबाइए, इस तरह के बटन दबाइए, तब हम ह्यूमन से कांटेक्ट करवाएंगे। आप गैस के लिए वो गैस की ऑनलाइन बुकिंग कराने जाएंगे, एचपी गैस में और बाकी इंडियन गैस में सारी गैस सर्विसेज ने इस तरह के रोबोटिक प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। आरपीए के जरिए एक तो जो है सटीक काम किया जाएगा, और दूसरी चीज ये है रिपीटेटिव टास्क जो है इन्हीं मशीनों के, वहां इंसान को लगाने से कोई फायदा नहीं है। साइबर सिक्योरिटी, ये हमारे जो पीछे के जितने भी 10 टास्क थे आरपीए तक के, हमने शुरू में जो है फ्यूचर स्किल्स देख रहे थे, तो 3D प्रिंटिंग के बाद आरपीए हमारा लास्ट था कि रोबोट से जो है वो इंसान काम लेने लगेगा, और प्रोसेस को, जो प्रोसेस बार बार रिपीट होते हैं उनको मशीनों से किया जाएगा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी हमारा अगला विषय है, ये आखिरी स्लाइड है, इसकी आखिरी सेगमेंट है इस स्लाइड का। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है कि इंटरनेट पे डेटा को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेट पे नेटवर्क और आपका डेटा दोनों को, कंप्यूटर एक एसेट होता है और उस एसेट में आपने, उसके अंदर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रखी होती है, अगर आपने उसको इंटरनेट पे डाल दिया तो उसके चोरी होने का खतरा रहता है। तो चोरी को ऑर्गेनाइजेशन में बचाया कैसे जाएगा? चोरी को बचाने के लिए जो सिक्योरिटी जो है अप्लाई की जाएगी इंटरनेट पे, वो साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध है, अपना बिजनेस, अपने ग्राहकों को इंटरनेट से सर्विस देती है, वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अपनाती है। साइबर क्राइम क्या होता है? सबसे पहले कह रहा है साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर अपराध, साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अपराधी करता है, और वो कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाएगा, आपके कंप्यूटरों का डेटा चुरा लेगा। तो इस तरह का बिना इजाजत, जिस तरह किसी के घर में घुसना बिना इजाजत जो है वो एक अपराध होता है, ठीक उसी तरह बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर नेटवर्क में और उसके कंप्यूटर से डेटा चुराना, उसके कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करना भी एक अपराध है। आईटी एक्ट 2000 के तहत भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, साइबर लॉ बना रखा है, और अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए हैं अलग अलग साइबर अपराधों को पकड़ने के लिए, साइबर अपराधियों को पनिश करने के लिए। तो किस तरह के साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं, और हर एक क्राइम का क्या मतलब होता है? इसमें सबसे पहला अपराध है हैकिंग करना। तो यहाँ पे इस स्लाइड में अलग अलग अपराधों को क्या कहा जाता है और किस अपराध की सजा क्या है, उसमें सजा का प्रावधान है कि नहीं, इसको हम इस स्लाइड में देखेंगे। कि साइबर क्राइम में हैकिंग क्या होता है? ये एक ऐसा क्राइम है, एक ऐसा अपराध है वेयर ए पर्सन्स कंप्यूटर इज ब्रोकन इनटू, जिसमें किसी व्यक्ति या उसके नेटवर्क के अंदर जो है वो उसको तोड़ करके, उसके नेटवर्क की सिक्योरिटी को तोड़ करके उस कंप्यूटर और उस नेटवर्क की पर्सनल जानकारियां एक्सेस करके चुरा ली जाती हैं, इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, गुप्त जानकारियां, उसको चुरा लेता है हैकर, और इस अपराध को हैकिंग कहा जाता है। बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर में और नेटवर्क में डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझ करके किया गया अटेम्प्ट कहलाता है हैकिंग। इट्स ए पनिशेबल क्राइम। इसका या तो जो है वो आर्थिक दंड होगा या फिर आपको सजा मिल सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। अगर आपने कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम किया है तो उसके अपराध की सजा बहुत गंभीर होगी। दूसरा अपराध है थेफ्ट, यानी चोरी करना। चोरी करना जैसे सॉफ्टवेयर्स की पायरेसी करना, सॉफ्टवेयर की नकल बना करके रख लेना, कॉपीराइटेड कंटेंट्स कोई है उसकी नकल बना करके बेचने लगना, मूवीज जो हैं जो रखी हुई हैं सर्वर पे उसको लीक करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों को, गेम्स को जो भी कॉपीराइटेड है, म्यूजिक डाउनलोड कर लेना उनका, और सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेना जो कि रिलीज नहीं हुए, मूवीज जो रिलीज नहीं हुई उनको लीक कर देना। दे ऑल आर द क्राइम ऑफ थेफ्ट। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स दैट इनकरेज सॉफ्टवेयर पायरेसी। इनमें से कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं
जो हैकर्स ने बना करके रखी होती है इंटरनेट पे, और वो सॉफ्टवेयर पायरेसी को बढ़ावा देती है। उनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स की कोडिंग डिकोडिंग करने के कोड्स मौजूद रहते हैं। आप उसका सहारा लेकर के किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं और उसको जेन्युइन बना सकते हैं। तो ऐसे भी कई वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का काम करती हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर पायरेसी को बढ़ावा देते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट इलीगल डाउनलोडिंग। इलीगल डाउनलोडिंग अगर आपने करी है, कहीं से मूवी डाउनलोड कर ली जो कि अभी अभी रिलीज नहीं हुई है, तो उसका आपको जो है बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसको चोरी कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी सॉफ्टवेयर की चोरी कर लेना, उसकी कॉपी, जेन्युइन कॉपी से उसकी कॉपी बना के वायलेट करना रूल को। साइबर स्टाल्किंग, साइबर स्टाकिंग जो है इज द यूज ऑफ इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू स्टाल्क और हैरास एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप। देखिए साइबर स्टाकिंग की मदद से जो इस अपराध को करने वाला अपराधी होता है, साइबर क्रिमिनल होता है, वो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप को जो है वो उसका मानसिक उत्पीड़न करता है, इंडिविजुअल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। कि आपके सीसीटीवी फुटेज जो है वो आपको, आप उससे चैट करते थे, उसने आपकी सीसीटीवी फुटेज जो है, किसी तरह चैटिंग की फुटेज या वीडियो चैटिंग करते थे, उसकी वीडियो चैटिंग फुटेज जो है वो एक्सेस कर ली है और वो आपके अगेंस्ट में चली गई है, तो आपको वो जो है किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। साइबर स्टॉकिंग, स्टाल्किंग वैसे तो किसी के पीछे पीछे जाने को कहते हैं, चोरी छुपे आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है, आगे पीछे जाते हो, ये कहलाता है स्टॉकिंग करना। तो इंटरनेट पे भी कई लोग इस तरह का काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इट में इंक्लूड फॉल्स एक्यूजेशंस। साइबर स्टॉकिंग के जरिए किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, डिफेमेशन, उसकी बदनामी करने के उद्देश्य से साइबर स्टॉकिंग करी जाती है। साइबर स्टॉकर नोज देयर विक्टिम्स। अक्सर इस तरह का जो अपराधी होता है वो अपने आसपास के पहचान के व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। साइबर स्टॉकर वो उसी के आस पड़ोसी होगा या फिर उसी की पहचान या रिश्तेदार होगा जो कि जिसको पता होगा कि आप साइबर पे इतना या फलाना। ये छोटे बच्चों को ये अपना शिकार, जो ज्यादा मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर लोग होते हैं, उनको अपना शिकार इस तरह के लोग बनाते हैं। वैसे तो किसी को भी साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन हैकर्स जो है वो उन लोगों को जो दैट आर मोर वल्नरेबल, जो बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाएं और बहुत आसानी से उनको जो है अपनी ग्रिप में लिया जा सके, तो अब कम उम्र के लोगों को ये अपना शिकार बनाते हैं ताकि वो किसी से कुछ कह ना पाए। साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी चुरा लेना, दूसरे की आइडेंटिटी चुरा करके वो किसी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेना, किसी के कार्ड की जानकारी चुरा लेना, लॉगिन नेम पासवर्ड चुरा लेना और उसके जरिए कोई फायदा उठा लेना। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम पीपल यूजिंग इंटरनेट। द हैकर स्टील्स द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। आइडेंटिटी चुराने में हैकर जो है वो नंबर 1 होता है। आपकी फेसबुक आईडी का पासवर्ड चुरा लिया, इंटरनेट के पासवर्ड चुरा लिए, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड चुरा लिए, वाईफाई का पासवर्ड चुरा लिया, डेबिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड के पासवर्ड चुरा लिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स चुरा ली और उस जानकारी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उस जानकारी का और अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ग्राहक बन जाएंगे। हैकर ने आपकी जानकारी चुरा ली, फेसबुक का अकाउंट चोरी कर लिया, तो वो क्या बन करता है? आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है और ये भी एक अपराध है। इसकी भी सजा जो चोरी की सजा होती है वो आपको मिलेगी। डिपेंड करता है द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। अगर आपने कोई देश के बड़े कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जो कि सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित कार्य किया है, अगर उसकी आइडेंटिटी आप चुरा करके कोई गलत काम कर रहे हैं तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी मैलवेयर। मैलिशियस कहते हैं जो बुरा इरादा रखता हो। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर के नाम से जाने जाते हैं। These are internet based softwares or programs that are used to disrupt a network। ये किसी नेटवर्क को खराब करने के लिए या कंप्यूटर को खराब करने की नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है। The software is used to gain access to a system। इसका मुख्य उद्देश्य किसी सिस्टम के भीतर एक्सेस, उसके भीतर जाने का रास्ता ढूंढता है ये, और स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डेटा। आप किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर चोरी छिपे जाना चाहते हैं और उस नेटवर्क की ब्रीचिंग करना चाहते हैं और ब्रीच करके उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां से निकालना चाहते हैं, तो मैलवेयर डिजाइन करता है हैकर
और उसके बाद उसको नेटवर्क में डाल देता है। उससे इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो है वो बड़ी आसानी से हैकर उनके ऊपर कंट्रोल ले लेता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, अगला अटैक का नाम है, साइबर क्राइम का नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल माने मना करना, नकार देना सर्विस देने से। डिनाइल ऑफ सर्विस ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिसमें हैकर्स जो है फ्लड्स द बैंडविड्थ ऑफ विक्टिम्स के नेटवर्क। विक्टिम के नेटवर्क या विक्टिम के कंप्यूटर की पूरी बैंडविड्थ जो वो इंटरनेट में यूज कर रहा है, उस पूरी नेटवर्क बैंडविड्थ को जाम कर देता है। जाम कैसे कर देता है? उसके पास इतनी सारी रिक्वेस्ट, प्रोसेस की रिक्वेस्ट भेज देता है कि उसका कंप्यूटर जो है सारा, उसकी बैंडविड्थ जो है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती, वो इंटरनेट तक पहुंच ही नहीं पाता या अपने रिसोर्स तक ही नहीं पहुंच पाता है, जहां से वो जानकारी ले रहा है वो रिसोर्स उसके लिए अनअवेलेबल हो जाता है। या फिर हिज ईमेल विद स्पैम्स, उसके ईमेल अकाउंट को स्पैम से भर देता है ताकि आप ईमेल ही ना कर पाए। डिप्राइविंग हिम ऑफ सर्विसेज, उसको सर्विस पाने से वंचित कर देता है। इट इज एंटाइटल्ड टू एक्सेस और प्रोवाइड, जिस भी सर्विस को लेने के लिए वो एंटाइटल्ड होता है उस सर्विस को उसको लेने नहीं देता है। तो ये जो हमारा डीओएस अटैक्स है, ये उस वक्त अक्सर होता है जब आप किसी, मान लीजिए कोई रिजल्ट निकलने वाला है, अभी 10 बजे जो है, मान लीजिए 10 बजे कोई रिजल्ट निकलने वाला है, तो 10 बजते ही आप उस रिजल्ट वाली साइट पे जैसे ही जाएंगे, आप पाएंगे वो साइट पूरी की पूरी आपको मिल ही नहीं पाती है, वो साइट खुलना ही बंद हो जाती है, या कहता है सर्विस अनअवेलेबल, या सर्विस हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो होने लगती है। कि हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अगर कर दिया जाएगा, मान लीजिए अमेजोन के कंप्यूटरों पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया जाए, तो amazon.com जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगी। अब कितने घंटे तक हैकर ने डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च कर दिया, तो लेकिन वो अमेजोन के कंप्यूटर है, अमेजोन के कंप्यूटर पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपनी पूरी टीम तैयार करके रखी होती है इस तरह के अटैक से बचने के लिए। तो हैकर इसमें अपना टारगेट चुनता है, और टारगेट चुनने के बाद आपको कोई सर्विस लेने से पूरी तरह से डिनाई कर देता है। आप और सर्वर के बीच का कनेक्शन और बैंडविड्थ पूरी की पूरी कंज्यूम करके अपने हाथ में रख लेता है। तो जब बैंडविड्थ आपके नेटवर्क की पूरी वो खा जाएगा, तो आप अपने कंप्यूटर को सर्वर के साथ, इंटरनेट सर्विसेज के साथ पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो सर्वर पलट करके आपको ये रिप्लाई देने लगेगा, सर्विस अनअवेलेबल। इसको डीएनएस अटैक कहते हैं। अक्सर जब वेबसाइट कंजेशन हो जाती है, तब आप समझ लीजिए मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और एक साथ बहुत सारे लोग जो है उस वेबसाइट को अगर देखने लगेंगे, उस वेबसाइट का पूरा नेटवर्क जाम हो जाएगा, वो वेबसाइट खुलती नहीं है ऐसे टाइम पे। तो उस वक्त डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया होता है। उस वेबसाइट या उस वेब सर्वर के पास इतनी सारी रिक्वेस्ट चली जाती है कि वो उन रिक्वेस्ट का जवाब पलट करके रिप्लाई नहीं कर पाता। और जब हम एक ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट डालते हैं तो सर्वर पलट करके रिप्लाई देता है। अब अगर इतनी सारी रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास भेज देंगे, ट्रिलियंस ऑफ रिप्लाई, मान लीजिए वो एक बार में 10 लाख रिप्लाईज का जवाब दे पाता है। हैकर्स ने ऐसा प्रोग्राम लिखा है वो 1 ट्रिलियन रिप्लाईज की फ्लडिंग इतनी ज्यादा होने लगेगी कि उसके पास जो है वो पलट करके जवाब आना जाएगा। तो आपको जो है सर्विस अनअवेलेबल की एरर शुरू हो जाएगी। ये कौन है भाई जिसका वो लगा रखा है? यहाँ पे आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना माइक जो है वो बंद करके रखिए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स और फिशिंग, ये दो आजकल बहुत चल रही है। जब आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करने लगेंगे तो आपके पास जो है कई अलग अलग तरह की मेल्स आने लगेंगी, या आपके पास फोन कॉल्स आने लगेगी, ऐसी भ्रामक फोन कॉल्स आने लगेगी जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराने का काम होगा। द क्रेडिट कार्ड नंबर्स कैन बी स्टोलन बाय द हैकर हु कैन मिसयूज द कार्ड बाय इम्पर्सनेटिंग द क्रेडिट कार्ड ओनर। ये व्यक्ति जो है क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करने में हैकर्स बहुत माहिर होते हैं। तो आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त बहुत ही सिक्योर वेबसाइटों से आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन करें। खास तौर पे ये बात जो है वो सभी बैंक जो है वो टाइम पे अपने ग्राहकों को इस तरह की सूचना देते रहते हैं कि बैंक में ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सिक्योर वेबसाइट यूज करें, पहले तो ये बात। दूसरी बात, हैकर जो है
कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फिशिंग करते हैं और वो फोन कॉल करके आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कहलाते हैं। और जानकारी अगर एक बार आपकी चुरा ली गई तो क्रेडिट कार्ड में तो जो है वो आपका बाद में पता लगता है कि क्रेडिट कार्ड की कहाँ पे कहाँ क्या क्या हुआ। डेबिट कार्ड से भी इट इज फिशिंग। दूसरा अपराध है फिशिंग। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल फिशिंग बहुत होती है। फिशिंग वो तकनीक है जिसमें जो हैकर होता है या जानकारी चुराने वाला साइबर क्रिमिनल होता है, वो आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी तरह निकालने की कोशिश करता है और इसके जरिए वो कई तरह के डिसेप्टिव मीन्स यानी छदम तरीके या छल करने का, प्रपंच करने का, कुछ इस तरह का ऐसा वातावरण क्रिएट करता है कि आप अकाउंट होल्डर होकर के अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं। फिशिंग जो है वो एसएमएस फिशिंग होती है, ईमेल फिशिंग होती है और इस वक्त फोन कॉल वाली फिशिंग भी हो रही है जिसमें आपके पास कॉल आती है और वो कहता है कि फलाना जो है इनाम आपको मिला है, तो मैं आपकी क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके आधार की इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ, इस तरह के। तो ये सारे अपराध जिसमें आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने का काम करेगा अपराधी, तो ये फिशिंग फिशिंग का नाम इसको दिया गया है। सलामी अटैक क्या होता है? देखिए, सलामी अटैक एक बहुत ही मामूली अटैक होता है। इसका नाम सलामी अटैक इसलिए है क्योंकि इसमें साइबर क्रिमिनल जो है वो इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आपके बैंक अकाउंट में या आपके अकाउंट से एक बहुत ही मामूली रकम अकाउंट में अपने डाल लेता है या अपने पास रख लेता है उस अकाउंट में, तब आपको वापस पलट करके पैसा काट करके देता है। सलामी अटैक इन सच क्राइम, इस तरह के अपराध में क्रिमिनल मेक्स इनसिग्निफिकेंट चेंजेस। इस अपराध में जो अपराधी होता है वो नजर में ना आने वाला या इनसिग्निफिकेंट कहते हैं जिसकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस कर देता है इस तरीके से दैट सच चेंजेस वुड गो अननोटिस। इतना चेंज करेगा आपके अमाउंट में कि आप उस अमाउंट को अननोटिस कर देंगे कि चलो इसने इतना पैसा कट गया मेरा, कोई बात नहीं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर किसी व्यक्ति के जेब से 2 रुपए गिर जाए तो अब वो उसके एफआईआर लिखाने के लिए नहीं जाता क्योंकि 2 रुपए गिर गए तो अब कौन इतना ही बड़ा अमाउंट आपके पास से काटेगा। क्रिमिनल मेक्स सच प्रोग्राम, इसमें वो क्रिमिनल या वो एजेंसी जो इस तरह का अपराध कर रही है वो क्या करेगी, इट मेक्स ए प्रोग्राम, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाएगी दैट डिडक्ट्स स्मॉल अमाउंट, जो कि आपके अकाउंट से बहुत ही छोटा अमाउंट, मान लीजिए 2.5 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट से काट रही है, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ऑल द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। बैंक के कस्टमर, मान लीजिए बैंक का ही कोई हैकर है, बैंक का वो कर्मचारी भी है और वो हैकर भी है, तो उसने क्या कर रखा है कि जब ट्रांजेक्शन होता है वो अकाउंट से 1-1 रुपए या 50-50 पैसे काट करके अपने अकाउंट में जमा कर ले रहा है, डिपॉजिट्स in his own account. In this case, no account holder will not approach the bank. अगर वो ऐसा कर रहा है तो बैंक का कोई भी ग्राहक 50 पैसे के कटने की रिपोर्ट कभी बैंक को नहीं करेगा। The bank for such a small amount, but criminal gains huge amount. लेकिन क्रिमिनल को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। देखिए, सलामी अटैक जो है वो रोजाना जो है वो हम लोगों के ऊपर होता है। आप पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं तो आप 50 का पेट्रोल बोलोगे तो वो 49 रुपए 80 पैसे या 49 रुपए 30 पैसे के ऊपर ला करके वो अपना रोक देता है। तो ये सब वही अटैक है। इसके अलावा मॉल्स में सलामी अटैक रोज होता है। जब आप ये राउंड फिगर में बदलने वाला काम करते हैं तो ये जो राउंडिंग फिगर में बदलने वाला कार्य है यही है सलामी अटैक, जो कि बिलिंग में हमेशा ऐसा होता है। 45 रुपए 70 पैसे हुआ तो 46 रुपए जो है वो बिलिंग का वो थमा देता है आपको। तो ये क्या है, इट इज सलामी अटैक। इतने 30 पैसे का आप कोई रिपोर्ट भी नहीं करते हैं और लेकिन इससे उस कंपनी को बहुत ज्यादा ह्यूज, पूरे साल भर का अगर वो उसके 10,000 कस्टमर डेली आ रहे हैं, 1,000-2,000 कस्टमर रोज आ रहे हैं और उससे सबसे 30-30 पैसे जो है वो काटे ले रहा है, तो एक साल में उसके पास अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो सलामी अटैक बहुत ही कॉमन अटैक है और इस अटैक का नाम सलामी अटैक इसीलिए है क्योंकि इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इतना स्मॉल अमाउंट का पैसा आपसे काटा जाता है कि उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ट्रोजन अटैक क्या होता है? देखिए, ट्रोजन एक ऐसा भेष बदलने वाला प्रोग्राम होता है जो कि जानबूझ करके
साइबर क्रिमिनल जिसको हैकर कहते हैं वो लोग बनाते हैं ट्रोजन। ये अपने आप को एक अच्छा प्रोग्राम बताता है, ये बाहर से अच्छा होता है और इसी प्रोग्राम के भीतर उसने अपना मुख्य कोड लिख करके रखा होता है। और जब वो इंस्टॉल कर लेते हैं आप, तो आपके कंप्यूटर की कुछ खुफिया जानकारियां और आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने का पूरा रास्ता ये ट्रोजन हॉर्स ओपन कर देता है, और हैकर आपके कंप्यूटर को चोरी छिपे बड़ी आसानी से दूर बैठ करके भी हैक कर लेता है। इसको ट्रोजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम बैकडोर भी होता है। इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है एक अनऑथराइज्ड प्रोग्राम, एक अनाधिकृत प्रोग्राम विच पैसिवली गेन कंट्रोल ओवर अनदर्स कंप्यूटर, जो कि चुपचाप, एक्टिवली नहीं, पैसिवली कहते हैं, जो चुपचाप रहता है और आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल उसको आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा लिया ये सोच करके कि ये बढ़िया सॉफ्टवेयर था। मान लीजिए ये जो वीडियो गेम के, ये जो इंटरनेट पे गेम्स होते हैं, ये हैकर्स, कई हैकर्स जो है वीडियो गेम बना करके, अपने गेम बना करके इंटरनेट पे डाल देते हैं और उसके अंदर वो प्रोग्राम भी डाल देते हैं। तो बाहर से वो गेम नजर आता है, लेकिन जब आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक्चुअली में उसके अंदर जो असली कोड होता है वो उसके अंदर छुपा रहता है और वो कोड भी इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो फ्री में आप, कुछ लोगों की आदत होती है वो कंप्यूटर पे जो है या मोबाइल पे अलग अलग तरह के गेम इंस्टॉल करते रहते हैं, अलग अलग तरह के अननोन रिसोर्सेज से कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, उनको ये बड़ा खतरा है ट्रोजन। और ट्रोजन जो है वो कभी कभी अपने आप को रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ एन ऑथराइज प्रोग्राम, ये अपने आप को एक ऑथराइज प्रोग्राम दिखाता है, कहेगा कि मैं एक वीडियो गेम हूँ, यहाँ से बनाऊं, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो है वो हार्मफुल, वो दूसरे का एक्सेस दे रहा था, आपके कंप्यूटर की सारी जानकारियां, आपकी मशीन की जानकारियां चुरा चुरा के, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके वीडियो गेम ये ऐसा कर रहा है। तो चाइनीज जितनी भी एप्स थी उनको बंद करने के पीछे कारण ये था, वो सब ट्रोजन थी, और वो बनाने वाली कंपनियों को सारा डेटा जो है दूर बैठ करके आपकी कंपनी का डेटा और जो भी एसएमएस मैसेजेस वगैरह इधर से उधर होते हैं, तो सारी जानकारियां वो अपने सर्वर को, मुख्य सर्वर को लौटाती थी। इसीलिए इन चाइनीज कंपनीज को और उनके सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया गया। उनका ब्राउजर भी एक तरह का ट्रोजन था। तो प्रोग्राम इट इज इंस्टॉल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ ईमेल। ये कभी कभी ईमेल, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ईमेल के जरिए भी पहुंचाया जा सकता है आप तक। डेटा को चुरा लेना, डेटा थेफ्ट, किसी के कंप्यूटर से बिना इजाजत चोरी छुपे उसके हार्ड ड्राइव से, उसकी मेमोरी से, जितनी भी आपने सेकेंडरी मेमोरी लगा रखी है उनसे जानकारी को पेन ड्राइव में चुरा करके उसको बदलना या उन जानकारियों को डिस्ट्रॉय कर देना, कॉपी कर लेना, ये सब जो है वो डेटा चोरी करना, ये भी एक अपराध है। ईमेल बॉम्बिंग करना, ईमेल बॉम्बिंग करने का मतलब होता है कि ढेरों मेल, सेंडिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल्स टू विक्टिम कंप्यूटर। तो इस तरह की ईमेल बॉम्बिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, इट इज रेफर टू सेंडिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल्स टू विक्टिम। इसमें जिसको शिकार बनाना होता है उसको लार्ज वॉल्यूम में ईमेल जो है वो भेज दिया जाता है, विच में बी एन इंडिविजुअल और एक कंपनी, जो एक अकेला व्यक्ति है या फिर किसी कंपनी के सर्वर को टारगेट किया जाता है, ईमेल सर्वर को, और इसका ये परिणाम होता है कि ईमेल सर्वर जो है वो खराब हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो मेल सर्वर में मेल आनी जानी बंद हो जाती है। इस ईमेल बॉम्ब को ईमेल सर्वर को क्रैश करने के उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि उस कंपनी का ईमेल सर्वर खराब हो जाए। वायरस या वर्म का अटैक, वायरस का अटैक किया जाता है। वायरस बनाते हैं हैकर्स जो कि इंटरनेट प्रोग्रामिंग में और प्रोग्राम और बाकी जो सिस्टम प्रोग्रामिंग करने में माहिर होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट, वो लोग वायरस का एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को इंटरनेट पे डाल देते हैं। उसके बाद ये वायरस क्या होता है, बहुत तेजी से सर्कुलेट हो जाता है चारों तरफ, और वो जिसकी भी सिस्टम में आ जाता है उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और उसके डेटा को खराब कर देता है। वायरस बनाने के बाद इस तरह के लोग उसका एंटीडोट बनाते हैं, यानी एंटीवायरस बनाते हैं, और फिर उस वायरस से बचने के लिए लोग एंटीवायरस खरीदते हैं। तो इस तरह से वो अपनी सेल करते हैं। तो वायरस क्या होता है, वायरसेस आर प्रोग्राम्स, ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं that attaches themselves to a computer or a file and then circulate themselves to other files. वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि नुकसान करने के पर्पस से बनाया जाता है
और इसकी एक विशेषता ये होती है, ये अपने आप को किसी भी दूसरे प्रोग्राम के साथ या किसी दूसरे कंप्यूटर पे फटाक से एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को सर्कुलेट करा लेता है। लेकिन वायरस के अंदर एक कमी ये होती है, इसको एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स अ होस्ट। आपके कंप्यूटर से वायरस निकल करके तभी दूसरे कंप्यूटर में आएगा जब आप उस कंप्यूटर में कुछ इंसर्ट करेंगे। जैसे आपने किसी कंप्यूटर में जिसमें वायरस था उसमें पेन ड्राइव लगाई, तो वायरस क्या करेगा, अपनी कॉपी अपने आप को आपकी पेन ड्राइव में पहुंचा देगा और फिर पेन ड्राइव से आप जिस भी कंप्यूटर में उसको लगाएंगे वहां पे भी वायरस पहुंच जाएगा। They usually affect the data on a computer either by altering or deleting it. ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? ये या तो डेटा को बदल देते हैं या फिर डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। आपके कंप्यूटर का डेटा पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी या पूरा पूरा डेटा गायब हो जाएगा। आपको बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का रिएक्शन जो है वायरस आ जाने के बाद मशीन पे मिलेगा। वायरस कैटेगरी में एक और प्रकार की प्रजाति होती है जिसको वर्म कहते हैं। वायरस और वर्म दोनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके काम करने की प्रणाली में थोड़ा सा फर्क होता है। जिस तरह वायरस को एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, होस्ट जो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाएगा। अगर किसी जगह पे वायरस फैला है और उस जगह कोई व्यक्ति चला जाए तो वो होस्ट हो जाएगा, वो वायरस का इन्फेक्शन उस व्यक्ति को लग जाएगा और उसके बाद वो वायरस उस व्यक्ति से किसी दूसरे में पहुंच जाएगा। ये तो वायरस की निशानी है। लेकिन एक और प्रजाति है जिसका नाम होता है कंप्यूटर की दुनिया में वर्म। वर्म क्या होता है? वर्म अनलाइक वायरसेस डू नॉट नीड होस्ट। वायरसेस और वर्म में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वर्म्स को किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में इतना काबिल होता है कि अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है और कहीं पे भी अपने आप फैल जाता है। यानी अगर आपने एक कंप्यूटर में आपके वर्म है तो वो नेटवर्क में आपने उसको जैसे ही नेटवर्क में डाला, वो नेटवर्क में स्वतः फैल जाएगा चारों ओर और सारे कंप्यूटर के, या इंटरनेट पे चल रहा होगा वो वर्म। आपने किसी वेबसाइट को, उस वेबसाइट पे किसी हैकर ने वो वर्म बना के डाला होगा, आप उस वेबसाइट पे चले गए तो वहां से वो वर्म फटाक से आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाएगा। भले ही आपने केवल वेबसाइट खोली हो, वहां से कुछ भी डाउनलोड ना किया हो या कुछ भी आपने लिंक बनाया और वो चूंकि उसने जानबूझ करके उस नेटवर्क से ट्रांसफर कर दिया, वर्म बहुत तेजी से फैलता है। They make functional copies of themselves. ये अपनी फंक्शनल कॉपीज यानी अपनी कॉपी खुद ही बना लेते हैं। till they eat all the available space on computers memory. ये फटाफट कंप्यूटरों की मेमोरी में पहुंच जाते हैं, यानी ये मेमोरी में पहुंचते हैं, मेमोरी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं फटाफट और बहुत तेजी से फैलते हैं। तो नेटवर्क में आता है वर्म और ये पूरे कंप्यूटर को तबाह कर देता है, आपके नेटवर्क को जाम कर देगा, आपके नेटवर्क की स्पीड खत्म हो जाएगी। इन दोनों से बचाव करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी, जो वायरस और वर्म दोनों को, वायरस, वर्म और ट्रोजन, इन तीनों को पकड़ सकता है। लॉजिक बॉम्ब्स। ये लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं? ये एक टाइम बॉम्ब होता है, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो कि इंडिपेंडेंट, इवेंट डिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। ये किसी घटना के होने पे या कोई समय आने पे ही एक्टिव होता है। ऐसे ये डोरमेंट सिचुएशन में रहता है। जैसे ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी जो है वो इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं और अचानक से वो कोई खास समय आने पे एकदम से एक्टिव होते हैं और लावा उगलने लगते हैं। ठीक वैसे ही होता है लॉजिक बॉम्ब। दीज आर इवेंट डिपेंडेंट प्रोग्राम। ये किसी घटना पे आधारित प्रोग्राम, इनको बनाया जाता है और जानबूझ करके किसी के कंप्यूटर में या किसी प्रोग्राम के जरिए ये मशीनों तक पहुंचा दिया जाता है। दिस इंप्लॉइज दैट दीज प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड टू डू समथिंग। इसका मतलब है इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये कोई काम करें, समथिंग ओनली व्हेन ए सर्टेन इवेंट ऑकर्स। ये तभी काम करते हैं जब कोई खास तरह की घटना आपके कंप्यूटर में होती है या कोई खास समय आता है, तभी ये एक्टिव होते हैं। जैसे कि टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब में टाइम लगाया जाता है और टाइम लगा करके सेट कर दिया जाता है, उसी टाइम पे वो बॉम्ब फटता है। तो लॉजिक बॉम्ब्स आर लाइक अ टाइम बॉम्ब, और जो समय इसको दिया जाएगा, जो इवेंट होगा उस इवेंट पे इसको सेट करके प्रोग्रामर बनाता है। दीज लॉजिक बॉम्ब्स डोरमेंट, ये लॉजिक बॉम्ब जो है वो डोरमेंट सिचुएशन में रहते हैं। डोरमेंट कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था या सोए हुए रहते हैं। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर ये सोए रहेंगे
and become active only on a particular date. ऐसा भी हो सकता है कि इसको बनाने वाले लॉजिक बॉम्ब प्रोग्रामर के वो किसी खास दिन पे उसको एक्टिव करके उसने वो डेट डाल रखी हो, और जैसे ही वो डेट आपके मशीन की होगी, सिस्टम डेट जैसे ही मान लीजिए 25 जनवरी को जो है कोई लॉजिक बॉम्ब बनाया गया और वो आपके कंप्यूटर में डाल दिया, तो जैसे ही 25 जनवरी होगी आपके सिस्टम डेट 25 जनवरी दिखाने लगेगा, वो फटाक से एक्टिव हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो भी काम करने के लिए उसको बनाया गया होगा वो काम कर देगा वो। तो ये जो है बहुत ही निष्क्रिय बॉम्ब होता है। इंटरनेट टाइम को चोरी करना, इसको कहते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। इंटरनेट के सर्फिंग आवर को आपका पासवर्ड इंटरनेट का चुरा करके, आपने अपने वाईफाई लगा रखा, आपके इंटरनेट के वाईफाई का पासवर्ड चुरा करके या किसी तरह से हैक करके मैं इंटरनेट टाइम आपने इंटरनेट का पैसा दे रहे हैं लेकिन इंटरनेट मैं यूज कर रहा हूं, इसको इंटरनेट टाइम थेफ्ट कहते हैं। वेब हाईजैकिंग, देखिए वेब हाईजैकिंग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट की हाईजैकिंग कर लेना। वेब हाईजैकिंग करने में हैकर्स जो हैं वो बहुत, आजकल वेब हाईजैकिंग का जमाना है, इसमें एक कंट्री के हैकर्स अपना नाम करने के लिए किसी दूसरी कंट्री की वेबसाइटों को, जो सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, उनको पूरी तरह से हैक कर लेते हैं और उसको कई घंटों तक अपने कब्जे में रखते हैं। जैसे कि किसी हवाई जहाज को या एरोप्लेन को लोग हाईजैक कर लेते हैं आतंकवादी टेररिस्ट, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर माना जाता है। तो इसके हैकर्स को पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। मान लीजिए ISIS या ISI ने जो है किसी भी इंडियन सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया और उसके ऊपर ISIS का झंडा फहरा दिया और उसके कंटेंट बदल दिए, कोई आपत्तिजनक बात उसके ऊपर लिख दी। तो इसका मुख्य मकसद होता है डिफेमेशन करना, कि आपकी वेबसाइट का कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। दूसरी देश को ये समझाना कि हम इतने पावरफुल हैं कि आपकी कंट्री की वेबसाइटों को हैक किए ले रहे हैं, सोचिए आपकी क्या हालत है। और ये बात अगर फैल जाएगी तो सरकार की बदनामी हो जाती है। इसको कहते हैं वेब हाईजैकिंग। वेब जैकिंग और वेब हाईजैकिंग इज द टर्म in this kind of offenses. The hacker gains access and control over the websites of another and manipulates or changes the information of the website. इसमें हैकर जो है वो वेबसाइटों का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रख लेता है और सारे कंटेंट बदल देता है। इसको हाईजैकिंग करना या वेब जैकिंग और वेब हाईजैकिंग का नाम दिया गया है। डेटा डिडलिंग करना, डेटा को बदल देना, डेटा के साथ छेड़खानी करना इस तरह की कि डेटा को प्रोसेस होने से पहले बदल देना, प्रोसेस होने के बाद बदल देना ताकि पकड़ में नहीं आए डेटा में क्या बदलाव किए। इट्स डेटा डिडलिंग। दिस काइंड ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द रॉ डेटा। इस तरह के अपराध में अटैकर जो है वो रॉ डेटा, जो डेटा प्रोसेस होने से पहले है, उस डेटा को बदल देता है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। उसके बाद वो प्रोसेस करता है एंड देन चेंजिंग इट बैक आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड। जब वो प्रोसेसिंग का आउटपुट आ जाता है उस डेटा को वापस पलट करके वैसे ही कर देता है ताकि क्या चेंजेस किए गए ये पकड़ में ना आए। तो डेटा डिडलिंग जो है वो अक्सर उसी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी करता है जिस कंपनी का वो डेटाबेस होता है। आज के अटैक जो है, आज का सेशन हम लोग डेटा डिडलिंग, मेरे सारे साइबर क्राइम के अटैक्स हो गए। साइबर क्राइम में कुछ चुनिंदा अटैक्स ही आपको आ सकते हैं, जैसे हैकिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, इसके अलावा फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, मैलवेयर क्या होते हैं, फिशिंग के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो फिशिंग क्या है, वायरस और वर्म सलामी अटैक, ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन बहुत सारा अटैक होता है ट्रोजन का। वायरस और वर्म में क्या अंतर होता है, यही सब इसमें साइबर क्राइम में आ सकता है। कोई भी साइबर क्राइम पूछेगा कि इस तरह का अपराध है, इसको क्या कहते हैं। वेबसाइट को पूरी तरह से एक्सेस कर लिया गया है, कंटेंट बदल दिए गए हैं, इस अटैक को क्या कहते हैं। या डेटा प्रोसेस होने से पहले बदल दिया गया है और प्रोसेस होने के बाद एक बार अगेन दो बार डेटा बदला जाता है वेब डिडलिंग में, तो उसको क्या कहा जाता है। तो आज का टॉपिक जो है वो वही यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हमारे पास केवल 2